हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका। मैंने कल आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं आप लोगों को आपकी फैमिली लॉ की टीचर हूँ। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ मैं आपको पढ़ाऊँगी। और कल मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया था, सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आप लोगों को कल। और जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो कल मैंने आप लोगों को सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था मैंने आप लोगों को कि आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। और उसमें हमने हिंदूज़ कौन होते हैं, किसे हम हिंदू कह सकेंगे, और इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने, और वो कौन व्यक्ति होंगे जिन पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा, इसके बारे में कल हमने देखा था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज। एक हिंदू अगर मैरिज करता है तो वो क्या एसेंशियल कंडीशंस होंगी जिनके बेसिस पे उन एसेंशियल कंडीशंस को देखते हुए उसकी मैरिज को वैलिड मैरिज माना जाएगा, करेक्ट मैरिज माना जाएगा। इसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम आप देखेंगे आज के क्लास में। अगर एसेंशियल कंडीशंस को कोई हिंदू जो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइडेड हैं 5 एसेंशियल कंडीशंस, अगर उनमें से कोई भी लैग करता है, कोई एसेंशियल कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो उसको वैलिड हिंदू मैरिज नहीं माना जाएगा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वो मैरिज या तो नल एंड वॉइड होगा या वॉइडेबल नेचर का होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक वैलिड हिंदू मैरिज होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। नोट्स देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे रन कर रहा है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिसीव्ड the assent of the President on the 18th May 1955। 18th मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट आपका पास हो गया था। और जो प्रेसिडेंट की असेंट होती है, जो फाइनल एक डिसीज़न होता है, वो प्रेसिडेंट के पास होता है जब कोई एक्ट बनाया जाता है। और ये एक्ट बनने के बाद अगर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो फाइनलाइज हो जाता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट को असेंट 18 मई 1955 को मिल गई थी और फिर वो एनफोर्सेबल हो गया था। ठीक है, लिखा है एंड फ्रॉम दैट डे इट बिकेम अ लॉ। जैसे ही असेंट मिल गई वो हिंदू मैरिज एक्ट एक लॉ बन गया। और हिंदूज़ जो इंडिया में रह रहे थे और इंडिया के बाहर भी जो भी हिंदू व्यक्ति होगा उन पे ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद है दिस इनैक्टमेंट इज़ एग्जॉस्टिव एंड इट हैज़ ब्रॉट इम्पोर्टेंट एंड डायनामिक चेंजेस इन हिंदू मैट्रिमोनियल कॉन्सेप्ट। जो हिंदू मैरिज एक्ट है आपका वो एग्जॉस्टिव नेचर का है, सारी बातों को इसमें कम्प्लीटली रखा गया है, सभी एस्पेक्ट्स को डील किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। और डायनामिक चेंज लाया गया है इस एक्ट को लाके। इसके 1955 के पहले जो भी हिंदू कोई मैरिज करता था उसमें बहुत डिफरेंट कंडीशन थी। जो 1950 जैसे पॉलीगेमी, बाईगेमी, ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल थी और उनको वैलिडली प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आ गया आपका तो फिर इसने बाईगेमी, पॉलीगेमी, इन सारी जो इल प्रैक्टिसेस थी सोसाइटी में इनको ख़त्म कर दिया। और इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि द इनैक्टमेंट is exhaustive and it has brought important and dynamic changes in Hindu matrimonial concept. It is a landmark in the history of social legislation. Social legislation में सोसाइटी के लिए ये लेजिस्लेशन लाया गया। सोसाइटी जिसमें हिंदूज़ रेजाइड करते हैं उस सोसाइटी में चेंज लाया गया इस लेजिस्लेशन को लाके, पास करके, इनैक्ट करके। It has no simply codified that Hindu law of marriage but introduced certain important changes in many aspects। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंपल कोडिफिकेशन नहीं है, इसमें बहुत सारी बातों को डील किया गया है। छोटे छोटे सेक्शंस की मीनिंग बहुत वास्ट है, बहुत डाइवर्स है। मैं जब आपको पढ़ाऊँगी, अगर क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। फ़ेस टू फेस जब बात होगी तो मैं आपको बोर्ड के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी।
बहुत सारी बातों को इसमें इंक्लूड किया गया है। छोटा सा ही एक्ट है लेकिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को ये इसमें डील करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये। कोडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। द एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस सम चेंजेस ऑफ फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज विच हैव अंडर माइंड द sacramental character of marriage and rendered it contractual in nature to a great extent. हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदूज़ की बात हो रही है। जब हिंदू मैरिज को हम पढ़ेंगे उसमें कई सारे सेक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे, लाइक सेक्शन 7 जो सप्तपदी की बात करता है। 7 फेरे जो किसी मैरिज में लिए जाते हैं, हिंदूज़ के लिए एसेंशियल होते हैं, उसको एक एसेंशियल कंडीशन की तरह रखा गया है कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जिस रिचुअल्स में ये नेसेसरी है कि सप्तपदी को लेने के बाद ही, 7 फेरे को लेने के बाद ही मैरिज कंप्लीट होगा, और वो 7 फेरे नहीं लिए गए हैं तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगा। इन सब बातों को भी यहाँ रखा गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहीं ना कहीं सेक्रामेंट को भी प्रोवाइड कर रहा है, कि जो हिंदू मैरिज का नेचर है वो सेक्रामेंटल नेचर का है, ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है। लेकिन हाँ, हम इसको प्योरली सेक्रामेंटल नहीं कह सकते हैं। कैसे नहीं कह सकते हैं, बातें वो मैं आपको क्लास के थ्रू बताऊँगी। अभी थोड़ी थोड़ी बातें जो नोट्स में आपके हैं उसको समझ लेते हैं। आगे जब आपकी जूम पे क्लासेस होंगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों सेक्रामेंटल प्योरली नहीं है और प्योरली क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं। मैरिज अंडर द ओल्ड लॉ वॉज प्राइमरली एंड एसेंशियली अ सेक्रामेंट। 1955 के पहले जो भी मैरिज की जाती थी हिंदूज़ के द्वारा, हिंदूज़ जो मैरिज करते थे वो प्योरली सेक्रामेंटल नेचर का था। लेकिन जब ये एक्ट पास कर दिया गया तो ये प्योरली सेक्रामेंटल नेचर का देखने से लगता है कि हाँ सेक्रामेंटल है, लेकिन प्योरली सेक्रामेंटल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के भी इसमें कुछ कुछ पार्ट दिखाई देते हैं। कहाँ देखते हैं हम आगे बात करेंगे। तो हम एसेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं। अभी मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया है सिंपल सा। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और हर साल पूछा गया है कि एक वैलिड हिंदू मैरिज होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आपके सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइडेड है। ऑलराइट, तो इसको पढ़ते हैं। नाउ इन वालसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट as regard the validity of Hindu marriage under the act, recognition of marriage by the community or by parents of the spouses is not any prerequisite। सिर्फ और सिर्फ फैमिली, पेरेंट्स, कम्युनिटी ने अगर किसी मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड मैरिज हो जाएगा। इसके लिए आपको सेक्शन 5 के कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वालसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी के केस में अपहेल्ड कर दिया, क्लियरली अपहेल्ड कर दिया कि जब तक सेक्शन 5 के कंडीशंस पूरे नहीं होंगे वो एक वैलिड मैरिज नहीं होगा। If the condition laid down in section 5 are fulfilled, the marriage is valid। फर्दर बात की जा रही है कि असेंट ही फैमिली का, स्पाउसेस की ही असेंट या फिर सोसाइटी, कम्युनिटी की असेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, प्रीरिक्विजिट नहीं होगी किसी मैरिज को वैलिड मैरिज डिक्लेयर करने के लिए, जब तक कि उसने सेक्शन 5 के कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज मे बी डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। नंबर 1, मोनोगैमी। द फर्स्ट कंडीशन प्रोवाइड दैट ईदर पार्टी हैज़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेक्शन 5(1) यही बताता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों, जब कोई मैरिज कोई पर्सन कर रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज उन दोनों में से कोई एक लिविंग स्पाउस किसी का ना हो, चाहे वो फीमेल एक मैरिज कर रही हो, चाहे कोई मेल मैरिज कर रहा हो, एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका कोई लिविंग स्पाउस अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर लिविंग स्पाउस अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ मैरिज तो वो इनवैलिड मैरिज होगी, वॉइड मैरिज होगी, और उस मैरिज की कोई एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ नहीं होगी। और ये मोनोगैमी भी माना जाएगा, पनिशेबल नेचर का भी है। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट
इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता है कि अगर किसी ने मोनोगैमी किया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, आगे हम देखेंगे। साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है, सेकंड एसेंशियल कंडीशन है। फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन में हमने देखा मोनोगैमी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 5(1) बता रहा है आपका। सेकेंड कंडीशन हम देख रहे हैं साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड दो ओके पहले अभी इतनी बात कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ब्राइड हो या ग्रूम हो, एट द टाइम ऑफ मैरिज वो इस तरह से इनकेपेबल नहीं होना चाहिए, इस तरह से अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए कि अपनी वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकैपेसिटी में आ जाए। उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको समझ आए कि हाँ उसकी मैरिज हो रही है और येस या नो में वो आंसर करने के लिए केपेबल हो। इस तरह से उसकी स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर इस तरह से स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, इतना अनसाउंडनेस है माइंड का कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैरिज क्या चीज़ है, मैरिज हो रही है, येस या नो की बताने की कैपेसिटी नहीं है किसी पर्सन में, और इस पर्सन ऐसे पर्सन से किसी की मैरिज की जा रही है तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, दो केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर द मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड कंडीशन बता रहा है क्लॉज 2 में कि अगर कोई कंसेंट देने के लिए केपेबल भी है तो इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए जिससे वो अनफिट माना जाए। अगर कैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए तो इस तरह का कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से जिस पार्टी की मैरिज हो रही है वो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए इनकेपेबल हो, अनफिट हो, संतानोत्पत्ति के लिए अनफिट हो। अगर वो साउंड माइंड का भी है, केपेबल भी है, कंसेंट देने के लिए समझ रखता है, कंसेंट क्या है, येस या नो में कंसेंट देने के लिए मेंटली फिट है, तो भी उसको मेंटल डिसऑर्डर इस तरह का ना हो कि वो अनफिट हो चाइल्ड प्रोकर करने के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए इनकेपेबल हो। नेक्स्ट कंडीशन है हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी और एपिलेप्सी। जो आपकी सेकेंड लास्ट कंडीशन है वो ये बता रही है कि ठीक है आप वैलिड कंसेंट भी दे सकते हो, आप फिज़िकली फिट भी हो, मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है कोई इस तरह का, तो इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद ये देखेंगे कि कहीं ब्राइड या ग्रूम में से मेल या फीमेल में से इस तरह से तो इनकेपेबल नहीं है कि इंसैनिटी, इस नेचर की इंसैनिटी में भी हो सकती है, लेकिन इस नेचर की तो नहीं है कि रिकरेंट अटैक्स आ रहे हों, पागलपन के दौरे पड़ रहे हों, कहीं ये कंडीशन तो नहीं है। अगर ये कंडीशन भी होगी तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी और एसेंशियल कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही है तो उसे वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज की बात की जा रही है कि ब्राइड और ग्रूम की एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए। तो द थर्ड कंडीशन इज़ दैट द ब्राइड ग्रूम हैज़ completed द एज ऑफ 21 ईयर एंड ब्राइड the third condition is that the bridegroom has completed the age of 21 year and the bride the age of 18 years at the time of marriage। आपको पता है जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, शारदा एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे बिल आए थे इसके पहले जिसमें एज ऑफ मैरिज को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट थे। ब्रिटिशर्स के टाइम से इसमें रिफॉर्म लाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, बहुत ज़्यादा चलन में था। तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने सर्टेन एज लिमिट फ़िक्स कर दी है और अभी भी लॉ कमीशन इस बात की रिपोर्ट कॉन्टिन्यूसली दे रही है कि जो एज ऑफ मैरिज है उसको बढ़ाया जाए, हो सकता है बहुत जल्दी चेंज हो जाए।
ऑलराइट, आगे अभी हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में अभी करंट क्या सिचुएशन है। तो हिंदू मैरिज एक्ट आपका बता रहा है कि अगर कोई मैरिज वैलिड मैरिज के कैटेगरी में ले आना है, तो वैलिड मैरिज के कैटेगरी में लाने के लिए जो ब्राइड ग्रूम की एज होनी चाहिए वो एटलीस्ट 21 ईयर की होनी चाहिए। जो मेल होगा वो एटलीस्ट 21 ईयर का हो एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसने 21 ईयर की एज कंप्लीट कर ली हो। और जो ग्रूम होगी, जो फीमेल होगी, उसकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। अगर अंडर 18 कोई फीमेल है और अंडर 21 कोई मेल है तो वो मैरिज भी वैलिड मैरिज की कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगी। हाँ, लेकिन ये वॉइड मैरिज भी नहीं होगी। कोई चाइल्ड मैरिज अगर किया जाता है तो आप लोगों को शायद पता होगा कि इसे वॉइड मैरिज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। हाँ, ये पनिशेबल नेचर का ज़रूर है। सेक्शन 18 फिर से मैंने आपको बताया था, बाईगैमी और मोनोगैमी के बारे में बताया था कि सेक्शन 18 पनिशमेंट प्रोवाइड कराता है, फ़ाइन प्रोवाइड कराता है। इसी तरह से सेक्शन 18 में एज ऑफ मैरिज, अगर किसी ने एज ऑफ मैरिज को फॉलो नहीं किया है और इसके कॉन्फ्लिक्ट में, इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई मैरिज की जाती है, कोई चाइल्ड अगर 18 ईयर्स से कम का कोई फीमेल है या 21 ईयर्स से कम की कोई फीमेल है तो उसे चाइल्ड मैरिज ही माना जाएगा। तो अगर चाइल्ड मैरिज की जाती है तो उसके लिए भी वहाँ पे पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट दोनों प्रोवाइडेड हैं। लेकिन जो मैरिज का नेचर होगा उसे हम वॉइड मैरिज बिल्कुल नहीं मानेंगे और वो एक वैलिड मैरिज ही माना जाएगा, बट पनिशेबल होगा। ठीक है, मैरिज वैलिड होगा, बट जो पार्टीज़ हैं मैरिज की, अगर वो चाहें तो अपने मैरिज को कंटिन्यू रख सकते हैं और उनके पास ऑप्शंस होंगे। जो पार्टीज़ ऑफ द मैरिज हैं, जो मेल और फीमेल जो स्पाउसेस हैं, उनके पास ऑप्शन होगा, वो चाहें तो अपने मैरिज को कंटिन्यू रखें एक सर्टेन पीरियड के बाद, या फिर ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो चाहें तो कंटिन्यू रखें मेजॉरिटी एज पाने के बाद, या फिर चाहें तो उसका एंड करा सकते हैं मैरिज को कोर्ट जाके डिक्री पास करा के। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ एसेंशियल कंडीशन क्या होगा, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिक्री। प्रोहिबिटेड डिक्री हमारे सोसाइटी में एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, एक लिमिट बना दी गई है मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए। एक सर्टन रिलेशनशिप अवेलेबल हैं किसी मैरिज करने के लिए, जैसे कि भाई बहन में शादी नहीं हो सकती है, मैरिज नहीं किया जा सकता है, पेरेंट्स से नहीं किया जा सकता, ये मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए रखा गया है। तो सेक्शन 5 भी आपका इस पॉइंट को रखता है क्लियरली और बताता है कि जो मैरिज होने चाहिए वो स्पाउसेस में वो बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री होना चाहिए। क्या है प्रोहिबिटेड डिग्रीज? द फोर्थ कंडीशन इज दैट द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम्स और यूसेजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स अ मैरिज बिटवीन द टू। ये आपकी सेक्शन 5 क्लॉज 4 में प्रोवाइडेड है और इसमें एक्सेप्शन भी अवेलेबल है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में कौन आएगा? तो जो मदर की साइड से देखा जाएगा, चेक किया जाएगा प्रोहिबिटेड डिग्री में कि जो भी मेल या फीमेल है उसकी मदर के 3 डिग्री ऊपर हम देखेंगे कि मदर की मदर ऐसे करके चेक करेंगे कि मदर 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 ऐसे करके चेक करेंगे 3 डिग्रीज तक कि कहीं वो तो अवेलेबल नहीं है और कहीं उसमें तो मैरिज नहीं की जा रही है, इसको चेक किया जाएगा। अगर ये अवेलेबिलिटी होगी तो ये वॉइड एब्सोल्युटली वॉइड मैरिज होगा और पनिशेबल भी होगा। फादर की साइड से 5 डिग्री चेक किया जाएगा, 5 डिग्री ऊपर तक कि फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर्स फादर ऐसे चेक किया जाएगा। 5 डिग्रीज तक जो भी मेल या फीमेल जिसकी भी मैरिज की जा रही है दोनों पार्टीज़ को चेक किया जाएगा कि कहीं इस तरह का कोई रिलेशन तो नहीं आ रहा है, प्रोहिबिटेड डिग्री में तो कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही है। अगर ये 5 डिग्री और 3 डिग्री को चेक करते हुए मैरिज किया जाता है और वो डिग्रीज़ में नहीं आती है वो मैरिज, तो वैलिड मैरिज होगी। बट अगर उन डिग्रीज़ में मैरिज की जा रही है तो वो एब्सोल्युटली वॉइड मैरिज होगी और पनिशेबल नेचर की भी होगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी अवेलेबल है। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो अपने रूल्स से गवर्न होते हैं, उनके अपने मैरिज के रूल्स हैं, उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, प्रोहिबिटेड डिग्री वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनमें
प्रोहिबिटेड डिग्री में भी मैरिज अलाउड है, उनके अपने लॉज हैं, वो अपने लॉज से गवर्न होते हैं, और अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में भी वो मैरिज करते हैं तो उनके मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, बियॉन्ड सपेंडा रिलेशनशिप। The fifth condition is that the parties are not subpendas of each other unless the custom or usage governing each of them permits a marriage between the two. Section 5 clause 5. सपेंडा रिलेशनशिप क्या होता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जब हम क्लास में लेंगे मैं नोट्स पे लिखवाऊँगी, उसमें आपको अच्छे से समझा दूँगी इन बातों को। लेकिन जो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो मैरिज होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, वो सपेंडर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड सपेंडर रिलेशनशिप होना चाहिए। इसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताऊँगी, और आप लोग अपने बेयर एक्ट से भी एक बार गॉन थ्रू होंगे, सेक्शन 5 क्लॉज 5 को देखेंगे और डेफिनेशन क्लॉज में भी जाएंगे। डेफिनेशन क्लॉज है आपका 2 सेक्शन 2 क्लॉज जी, उसमें आपका सपेंडा रिलेशनशिप प्रोवाइडेड है, उसको आप देखिए और मैं आपको नेक्स्ट नोट्स भी बनवाऊँगी इसके। तो एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या है फैमिली लॉ का आपका ये टॉपिक हम देख रहे थे। वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या असेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए, सेक्शन 5 में प्रोवाइडेड है। वत्सम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी का हमने देखा केस लॉ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इसके बारे में हमने देख लिया था, और इसके अलावा जो एक्ट प्रोवाइड करता है उसकी बात भी हमने की थी। तो एक्ट ने क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है मैंने आपको बता दिया है। मोनोगैमी नहीं होनी चाहिए, मोनोगैमी मतलब कि एक से ज़्यादा लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, एक भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों के लिए। और साउंडनेस ऑफ माइंड पार्टीज़ की किस एक्सटेंट तक नेसेसरी है मैंने आपको बताया है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वैलिड कंसेंट देने के लिए वो मेल और फीमेल वो स्पाउसेस इनकेपेबल हों, नेचर को समझते हों कि उनकी मैरिज हो रही है, येस या नो करने के लिए वो केपेबल हों। इस तरह की इनकेपेसिटी अगर है तो वैलिड मैरिज नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था कि मेंटल डिसऑर्डर इस नेचर का नहीं होना चाहिए कि मैरिज के बारे में और प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के बारे में समझ पाने उसके लिए इनकेपेसिटी रखी गई है कि अगर वो इस तरह से अनफिट है कि मैरिज के लिए अनफिट हो जा रहा है और प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए कोई पार्टी अनफिट हो जा रही है तो वैसा एट द टाइम ऑफ मैरिज ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसको भी हम एसेंशियल कंडीशंस में रख रहे हैं। ये एसेंशियल कंडीशंस होनी ही चाहिए एक हिंदू मैरिज में, मैरिज को होने के लिए, वैलिड हिंदू मैरिज होने के लिए। उसके बाद इसमें हमने 3 पॉइंट्स को क्लॉज 2 में 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सी में देखा था कि रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी अगर किसी पार्टी को आ रहे हैं, एपिलेप्सी अब अमेंड करके हटा दिया गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 और 19 से, बट आपके नोट्स में है आप इसको मेंशन नहीं करेंगे। एपिलेप्सी अब हटा दिया गया है, अमेंड करके रिमूव कर दिया गया है, तो एपिलेप्सी अब ग्राउंड नहीं है, पहले हुआ करता था 2018 के पहले। एपिलेप्सी क्योंकि अब क्योरेबल नेचर का है, पहले ही क्योरेबल नहीं होता था इसलिए इसको वैलिड कंडीशन में रखा गया था, लेकिन अब मेडिसिन्स अवेलेबल हैं और ये एब्सोल्युटली क्योर किया जा सकता है, इसलिए इसे लेजिस्लेचर ने रिमूव कर दिया है। तो कोई पार्टी जिसको रिकरेंट अटैक्स आते हों इंसानिटी के, उसे भी हम फिट नहीं मानेंगे और वो वैलिड हिंदू मैरिज नहीं मानी जाएगी। एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए, जो ग्रूम है ब्राइड ग्रूम है उसकी एज 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और जो ब्राइड है उसकी एज 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको इसमें बताया था कि क्या क्या इसके रिपरकशंस होंगे चाइल्ड मैरिज अगर किया जाता है, और हिस्ट्री में भी बताई थी कि किस तरह से ये लॉ बना, चाइल्ड मैरिज क्यों प्रोहिबिट किया गया, क्या रीज़न्स थे, ये सब बताया मैंने आपको। शारदा एक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री होना चाहिए, अगर कोई मैरिज की जा रही तो बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में मैंने आपको बताया था कस्टम और यूसेजेस अगर हैं, किसी के परमिट करते हैं तो वो वैलिड मैरिज ही मानी जाएगी। बट हाँ, लेकिन कस्टम्स और यूसेजेस अगर नहीं अलाउ करते हैं तो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी पार्टीज़ के बीच में। और ये पनिशेबल नेचर का भी है, सेक्शन 18 में मैंने आपको बताया था। बियॉन्ड सपेंडा रिलेशनशिप भी पार्टीज़ में नहीं होनी चाहिए।
और सपेंडर रिलेशनशिप में भी अगर मैरिज किया जाता है तो वो वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। और इसके पनिशमेंट के बारे में भी मैंने आपसे बात करूँगी मैं आगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। नेक्स्ट हम मिलते हैं फिर। ओके, देन टेक केयर और फिर मिलते हैं।